अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तहव्वुर राना को भारत सौंपने के लिए हरी झंडी दिखा चुके हैं। जल्द ही एनआईए उसे भारत वापस लेकर आएगी। डेविड कोलमैन हेडली के बयान को आधार बनाकर अब उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. 26/11 मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राना अब अमेरिका से भारत जल्द लाया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया है कि उसे मुंबई की जेल में रखने के लिए सब इंतजाम किए जा चुके हैं। तहव्वुर राना जो 26/11 के मुंबई के हमलों का एक प्रकार से प्लानिंग का मास्टरमाइंड रहा है, उसके एक्स्ट्राडिशन को अमेरिका ने मान्यता दी है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एनआईए के मुताबिक तहव्वुर राना आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा के सक्रिय सदस्य के तौर पर काम करता रहा। मुंबई हमलों से पहले उसी ने रेकी की थी। उसी ने पाक आतंकियों को एक खाका दिया था। अब राना से ये पता चल पाएगा कि इस हमले में स्टेट एक्टर्स का क्या रोल था। देखिए, तहव्वुर राना के खिलाफ एनआईए जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो उनके खिलाफ चार्जशीट दिल्ली के कोर्ट में एनआईए कोर्ट में दर्ज करेगी। उसके बाद सबूत पेश किए जाए। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि 26/11 में डेविड हेडली ने जो ऐसे राज खुले थे, उसके आधार पर, क्योंकि तहव्वुर राना ये लार्जर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सेदार है, जहां दिल्ली है, पूना है, जहां आर्मी के कैंटोनमेंट में गए थे, उसके बारे में भी सबूत पेश किया जाएगा। उधर भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि कागजी कार्रवाई के बाद जल्द एनआईए की टीम राना को लेने के लिए अमेरिका जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के लिए कड़े नियम और पाबंदी लागू कर दी है, जिसके तहत 13 फरवरी 2025 से बैंक बिना अनुमति के नया कर्ज नहीं देगा और न ही नए निवेश और डिपॉजिट स्वीकारेगा। इसी के साथ ग्राहकों को 5 लाख रुपए तक की सुरक्षा भी दी गई है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर पाबंदी की खबर से वो खाता धारक परेशान हो गए, जिन्होंने बरसों से अपनी बचत इस बैंक की अलग अलग शाखाओं में जमा कर रखी है। मेडिकल का इमरजेंसी है, फीस भरने का इमरजेंसी है, और जो सेविंग में पैसा पड़ा है, एफडी में पड़ा है, तो उसका क्या होगा? लॉकर में से कुछ सामान अभी सब निकाल रहे हैं, तो उसके लिए खड़े हैं। अभी 1:30 बज गया, तो कम से कम 4 घंटा हो गया। मुंबई में इस बैंक की सभी 32 शाखाओं के बाहर यही हाल है, बेबसी, इंतजार और अनिश्चितता। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर अब अपनी सख्ती कड़ी कर दी गई है और अगले 6 महीने तक आरबीआई द्वारा इस बैंक पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसी बीच अब ग्राहक और खाता धारकों के बीच घबराहट बढ़ती जा रही है अपने पैसे और अपनी जमा पूंजी को लेकर, और ऐसे में मुंबई में तमाम जो ब्रांचेज हैं वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, कुछ अपनी नौकरी छोड़कर, कुछ अपने घर से सीधा बैंक आ रहे हैं, इस घबराहट के साथ कि यदि उनके पैसे सुरक्षित हैं या फिर नहीं। दरअसल बैंक लगातार घाटे में था। आरबीआई ने इसलिए रोक लगाई कि कहीं खाता धारकों को नुकसान न हो। लोगों को 90 दिनों में उनका पैसा सुरक्षित लौटाने का वादा है, लेकिन फिलहाल जो अनिश्चितता है वो सबको डरा रही है। फिटजी के बाद जयपुर का चाणक्य कोचिंग भी बंद हो चुका है। लाखों फीस देने वाले बच्चे क्लास की बजाय सड़कों पर हैं। विधानसभा में कोचिंग बिल धूल फेंक रहा है। बच्चे और अभिभावक कोचिंग संस्थानों की मनमानी झेल रहे हैं। कोचिंग संस्थान के बाहर विरोध दर्ज करा रहे यह विद्यार्थी यहां आईएएस की कोचिंग करने आए थे। लाखों रुपए फीस दी थी, उम्मीद थी कि पढ़कर अधिकारी बनेंगे, लेकिन कोचिंग के अचानक बंद होने से इनके सामने नया संकट आ गया है। अब विद्यार्थी और अभिभावक यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। अक्टूबर के बाद तो ऐसा हुई ही नहीं, क्लासेस ही बंद हो गई और पेमेंट के लिए बराबर रिमाइंडर्स आ रहे थे कि पेमेंट कर दीजिए। मैंने 60% पेमेंट कर दिया ऑलरेडी, बट क्लासेस बंद पड़ी है तब से। मैंने बच्ची के 3 साल के लिए एडमिशन कराया था और हमारी समथिंग फीस ही 2,20,000 रुपये समथिंग, और मैंने 1.5 लाख रुपए दे दिए थे, और जून मंथ में इनका कुछ
मैटर हो गया था, जिस कारण ये 10-15 दिन कोचिंग बंद रही थी। संस्थान इन विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास का विकल्प दे रहा है, लेकिन स्टूडेंट इसके लिए तैयार नहीं हैं। जयपुर सेंटर जहां तक बात है वो एक फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम कर रहा था। फ्रेंचाइजी की बहुत ज्यादा शिकायतें आने के बाद हमने ए.के. मिश्रा जी ने उसको टर्मिनेट कर दिया है। और जहां तक बच्चों की शिक्षा की बात है, हम उनको ऑनलाइन और फिजिकली भी शिक्षा देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मैं एडमिशन में आता तब उसके अंदर उन्होंने कोई भी बात नहीं हुई थी कि भाई क्लासेस ऑनलाइन होगी, कोई भी कंडीशन। और इतनी बड़ी कंडीशन तो है भी नहीं कि भाई आप ऑनलाइन ही शिफ्ट कर रहे हो, ना उन्होंने बताया। बस बेसिकली वो मैसेज करते हैं और 10 दिन से भी कोई ऑनलाइन क्लास भी नहीं हो रही है। संस्थान के रुख से परेशान अभिभावक अब कानूनी राह तलाश रहे हैं। हम लोग लीगल जाएंगे, हम लोगों के पास में और कोई रास्ता थोड़ी है। हमारे बच्चों का करियर स्पॉइल हो रहा है और इस तरीके से पता नहीं कौन कौन फिर उठ करके भगने लग जाएगा। इनके लिए एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज रात दिल्ली पहुंचने के बाद दिल्ली के बड़े बीजेपी नेताओं की बैठक शनिवार को होनी है। सूत्रों के मुताबिक 19 और 20 फरवरी को दिल्ली के नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद बीजेपी ने सरकार गठन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इस वक्त बड़ा सवाल मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर उठ रहा है। देखिए, अभी हमारी बैठक, अभी हमारे पर्यवेक्षक जल्दी तय हो जाएंगे और उसके बाद हमारी बैठक 1-2 दिन में हो जाएगी और तुरंत इससे जल्दी ही आपको और दिल्ली के लोगों को ये सब जानकारी मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने पहले ही विधायकों के नामों का चयन कर लिया है। कुल 48 विधायकों में से 15 के नाम पहले ही तय कर लिए गए थे। अब इन 15 में से 9 विधायकों का चयन मुख्यमंत्री, मंत्री और स्पीकर के रूप में किया जाएगा। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक शनिवार शाम को होगी, जिसकी अध्यक्षता जेपी नड्डा और अमित शाह करेंगे। इस बैठक में संगठन के चुनावों पर भी समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अंतिम चर्चा के बाद तय होगा कि कौन दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। तो क्या आने वाली सरकार मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलना चाहती है? इशारे तो यही कह रहे हैं। अब तक भारतीय जनता पार्टी मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है। वहीं आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक को अपनी उपलब्धि बताती रही है। दिल्ली में इस तरह के 300 मोहल्ला क्लिनिक अलग अलग जगहों पर चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट 2015 में शुरू हुआ था। फिर 2022 में इसमें टेस्ट की भी सुविधा दी गई। अब बीजेपी सूत्रों के मुताबिक मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर आरोग्य मंदिर रखने पर विचार हो रहा है। आयुष्मान योजना तो खैर लागू होनी ही चाहिए और काम जारी रहना चाहिए। नाम चाहे कुछ रखा जा सकता है, सुविधाएं बढ़ाया जाए। नाम बदलने में क्या रखा है? सरकार को ये बोलना चाहिए नाम बदलने में कुछ भी नहीं रखा। अपना सुविधा बढ़ाए, पब्लिक को आराम मिले। जो टेस्ट हो, छोटे छोटे टेस्ट यहाँ हो, जो बच्चों को लेकर ना भागा जाए। टेस्ट वगैरह जो भी होते हैं ना, बाहर कराते हैं हम, तो यहाँ होने चाहिए। सब सारी सुविधाएं होनी चाहिए। बीजेपी मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है। हालांकि इरादा बस नाम बदलने का ही नहीं, कुछ और सुविधाएं जोड़ने का भी है। इसके अलावा आयुष्मान योजना को भी लागू करने की तैयारी हो रही है। मोहल्ला क्लिनिक में जांच के नाम पर हुए कथित भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी ने भी मामला दर्ज किया था। इस चुनाव में उसी को आधार बनाकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला था। आदित्य ठाकरे ने केंद्र मंत्री पीयूष गोयल पर निशाना साधते हुए उन पर मुंबई में स्थित पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क के महानियंत्रक कार्यालय को दिल्ली स्थानांतरित करने का आरोप लगाया है। पीयूष गोयल पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क के महानियंत्रक का मुख्यालय मुंबई से हटाकर दिल्ली ले जाना चाहते हैं। ये आरोप लगाते हुए शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने एक्स पर लिखा कि ये मुंबई के सांसद का मुंबई के साथ विश्वासघात है। पीयूष गोयल ने जवाब देने में देरी नहीं की। लिखा, ये हमला समय से पहले और आधी अधूरी जानकारी से लैस है। इसी से समझ में आता है कि महाराष्ट्र के लोगों ने आपको खारिज क्यों कर दिया। गोयल ने आगे पोस्ट किया, ट्रेडमार्क और पेटेंट कार्यालय का मुख्यालय मुंबई से काम करना जारी रखेगा। दिल्ली में सिर्फ CGPDTM इंडिया का कार्यालय होगा, जिसमें प्रशासन और वित्त विभाग होगा। आदित्य ठाकरे ने फिर लिखा, ये हमले से ज्यादा हर मुंबईकर और महाराष्ट्र के नागरिक की गहरी हताशा है। पिछले कुछ सालों में बीजेपी सरकारों ने मुंबई से प्रमुख मुख्यालय और उद्योग स्थानांतरित करने का काम किया है। बस एक सवाल, प्रशासन और वित्त विभागों के बिना मुख्यालय क्या है? अगर आप मुख्यालय के मूल तत्वों को स्थानांतरित करने पर पुनर्विचार कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के ट्रेडिंग पार्टनर्स के खिलाफ जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का निर्देश जारी किया है, उसे भारत में गंभीरता से देखा जा रहा है।
भारतीय एक्सपोर्टरों के मुताबिक इस कदम से जहां एक तरफ भारत के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भारतीय एक्सपोर्ट के विस्तार के लिए नई संभावनाएं भी खुल सकती हैं। That I will charge a reciprocal tariff, meaning whatever countries charge the United States of America. अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अध्यक्ष सुधीर सेखरी ने भी ट्रंप का ऐलान सुना है। वो गारमेंट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। उनका 80% गारमेंट एक्सपोर्ट अमेरिका जाता है। लेकिन सेखरी को उम्मीद है कि ट्रंप प्रशासन भारतीय उत्पादों पर ज्यादा टैरिफ नहीं लगाएगा। जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं यहाँ अमेरिका, वो ऑलरेडी बहुत हाई ड्यूटीज़ वहाँ लागत उनकी हाई ड्यूटीज़ लगी हुई हैं। अभी आप देखिए फॉर इंस्टेंस हमारा ड्यूटी जो है इंपोर्ट ड्यूटी वहाँ 8% लेके 32% तक। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के मुताबिक भारत से ज्यादा एक्सपोर्ट्स उन सेक्टरों में होता है जहां अमेरिकी कंपनियां ज्यादा सक्रिय नहीं हैं। भारत से जो ज्यादा चीजें यूएस में जाती हैं, उसमें जो मेन आइटम्स मैं कह सकता हूं कि आज अब तो मोबाइल फोन्स भी बहुत बड़ी संख्या में इंडिया से यूएस में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। उसके अलावा कट एंड पॉलिश, जेमस्टोन्स जाते हैं और टेक्सटाइल्स जाता है, फार्मा प्रोडक्ट्स आते हैं। तो डेफिनेटली अगर उस पर कोई आयात शुल्क यूएस लगाता है तो उस पर उसका प्रभाव तो पड़ेगा। इंडिया में अमेरिका से जिन प्रोडक्ट्स को आयात किया जाता है उन पर टैरिफ या तो बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है। सबसे नया मुद्दा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार का, जिन्हें राजा का बेटा कहकर संबोधित किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इसके ऊपर एक पोस्टर वॉर छेड़ दिया है। ये निशांत कुमार का पोस्टर है नीतीश कुमार के बेटे का। जैसे ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा छिड़ी कि वो राजनीति में आ सकते हैं, वैसे ही कांग्रेस ने शहर को पोस्टरों से पाट दिया। उन्हें राजा का बेटा कहा जा रहा है। पोस्टर लगाने वाले व्यक्ति कांग्रेसी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन वह पोस्टर कांग्रेस पार्टी का अधिकृत पोस्टर नहीं है। उस व्यक्ति की भावना है, उसकी अपनी मनसा है, जिन्होंने अपनी भावना से पोस्टर के माध्यम से दर्शाया है। कांग्रेस जब बिहार में निशांत के ऊपर सवाल उठा रही है, वैसे अभी तो कुछ ऐसी बात तय नहीं है, ऐसी बात शुरुआत भी नहीं हुई है ऐसी बात की, पर फिर भी जब ये सवाल उठा रही है तो ये तो वही कहावत को चरितार्थ कर रही है ना कि चलनी दोहे सूप को कि तो में कितने छेद। अरे भाई, आप पहले अपने आप को देख लें। अब तक निशांत कुमार राजनीति से बिल्कुल दूर रहे हैं। नीतीश कुमार भी राजनीति में परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं, लेकिन कयासों की राजनीति जारी है। कांग्रेस की सहयोगी राजद इस मामले में सधे तौर पे बयानबाजी कर रही है, क्योंकि उनकी खुद की पार्टी परिवारवाद की कड़ी पोषक मानी जाती है। राजा का बेटा राजा तभी बनता है जब जनता तैयार हो। जनता की ही के माध्यम से राजा का बेटा देश में राजा बन सकता है, मतलब किसी भी लोकतांत्रिक पद पर आ सकता है। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार बिहार की राजनीति में कूदे, अभी इसकी संभावना काफी कम दिखती है, लेकिन वो एक मुद्दा जरूर बनते जा रहे हैं। और इस मुद्दे पे विपक्ष की सभी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर राजद, कोई भी मौका चूक नहीं रही है निशांत कुमार के बहाने जदयू को घेरने की। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच चल रहे सत्ता संघर्ष का खामियाजा दोनों ही खेमों के कुछ मंत्रियों को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि बजट सत्र के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना है। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की नजर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की कुर्सी पर है, जबकि सिद्धरमैया की महत्वाकांक्षा वो रिकॉर्ड बनाने की है जो फिलहाल उनके राजनीतिक गुरु देवराज अरस के नाम है, सबसे ज्यादा दिन मुख्यमंत्री बने रहने का। देवराज अरस 2 टर्म में 2792 दिन मुख्यमंत्री रहे, जबकि सिद्धरमैया 2467 दिन पूरे कर चुके हैं। तो 7 जनवरी तक अगर वो मुख्यमंत्री बने रहे तो ये रिकॉर्ड टूट जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच चल रहे पावर स्ट्रगल को देखते हुए सिद्धरमैया का सपना साकार हो पाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि दोनों कैंप के मंत्री और नेता एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं।
ऐसे में मंत्रिमंडल के संभावित फेरबदल की खबर से जोड़ तोड़ और तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली बिहार के सासाराम की एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक छात्रा के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसकी हत्या उस हॉस्टल के संचालक ने की है जिस हॉस्टल में रहकर वो लड़की पढ़ाई कर रही थी। सासाराम के तकिया मोहल्ले के इस घर में मातम का माहौल है। 1 फरवरी को इस घर की लड़की का शव वाराणसी के भेलुपुर इलाके के एक गर्ल्स हॉस्टल में लटकता मिला था। पहले इसे आत्महत्या माना गया, लेकिन अब पीड़िता के परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। परिवार को रेप की भी आशंका लग रही है, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। 31 जनवरी को रात में बात हुआ 9:45 पर। सुबह 1 फरवरी को आने वाली थी। बहुत खुश थे, वीडियो कॉल पर देखे। पता नहीं क्या हुआ। हत्या हुई है, उसके साथ दुराचार रेप हुआ है। ये मकान मालिक जो है रामेश्वरम गेस्ट हॉस्टल के मकान मालिक जो रामेश्वर पांडे हैं और उनके पुत्र द्वारा ये सब घिनौनी हरकत किया गया है और मेरी बच्ची को गला दबाकर मारा हुआ है। वाराणसी पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वाराणसी पुलिस का दावा है कि पीड़िता के परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई थी। घर वालों ने आरोप लगाया कि हॉस्टल के मालिक ने जो है हत्या करके उसको लटकाया है। इसके क्रम में थाना भेलुपुर पर एक 103 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उसमें साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। परिजनों के आरोप के बाद इस संदिग्ध मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया। सासाराम में पीड़िता की संदिग्ध मौत को लेकर स्थानीय लोगों ने गुरुवार कैंडल मार्च भी निकाला था। उत्तराखंड में 15 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों समेत 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इन सभी पर डिफेंस कॉलोनी की खुली जमीनों को फर्जीवाड़ा कर बेचने का आरोप है। ये सभी द सैनिक सहकारी आवास समिति लिमिटेड डिफेंस कॉलोनी के समय समय पर पदाधिकारी रहे हैं। देहरादून की ये डिफेंस कॉलोनी सेना से जुड़े अफसरों की है, लेकिन इन दिनों इसकी चर्चा ज्यादा है क्योंकि जमीन के फर्जीवाड़े के आरोपों के चलते 15 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों समेत 16 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सेक्टर 234 में 91 प्लॉट इन्होंने ओपन स्पेस से कार्य किए हैं। एक ओपन स्पेस इन्होंने श्रीमती जगवंती देवी को 42 लाख में बेच दिया है, जो एक नॉन मेंबर है और एक सिविलियन है। डिफेंस कॉलोनी का क्या है मामला? 1964 में समिति का गठन हुआ। 183.89 एकड़ में 680 प्लॉट काटे गए। आरोप है कि कॉलोनी की खुली ज़मीनों को बेचा गया। खुली ज़मीन से तात्पर्य पार्क, खेल का मैदान, सामुदायिक और मनोरंजन का मैदान। दस्तावेज और लेआउट प्लान में छेड़छाड़ कर अतिरिक्त 100 प्लॉट बेचने का आरोप भी है। तो जितने भी एडिशनल प्लॉट हमने कार्य किए थे 680 के अलावा, वो उसमें शामिल थे। कोई उसमें चीटिंग नहीं है, कोई उसमें गड़बड़ नहीं है। एमडीडी को दिया, एमडीडी ने उसको एक्सेप्ट किया, आज भी मानता है। जैसे ही इसमें दस्तावेज प्राप्त हो जाएंगे और जो मौखिक साक्ष्य संकलन है वो कार्रवाई की जाएगी। मामला बेहद गंभीर है और अब ये देखना होगा कि लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है और पुलिस की जांच में क्या निकलता है। लेकिन ये मामला मुंबई के आदर्श हाउसिंग सोसाइटी की याद जरूर दिलाता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गुरुवार को 6 साल के मासूम बच्चे का अपहरण कर लिया गया। 14 घंटे बाद 45 किलोमीटर दूर मुरैना में बच्चा सकुशल मिल गया, लेकिन आरोपी अब भी फरार हैं। गुरुवार रात 6 साल के शिवाय की वापसी के बाद घर परिवार ही नहीं पूरे मोहल्ले ने जश्न मनाया। आतिशबाजी भी हुई, फूल भी बरसाए गए। भावुक मां ने बेटे को देर तक चिपकाए रखा। महज 14 घंटे पहले इस मां से बच्चे को छीन लिया गया था। जब वो उसे स्कूल बस तक छोड़ने जा रही थी, तभी बदमाशों ने उनकी आंख में मिर्च झोंककर बच्चे का अपहरण कर लिया। ये ग्वालियर की सीपी कॉलोनी की घटना थी। एकदम से मिर्ची डाली बहुत सारी और बैग पे गिर गई, बहुत सारी मिर्ची मेरी आंखों में चली गई। फिर मैं एकदम से ऐसे किया और इसको उसने जबरदस्ती दोनों हाथों से पकड़ के और अपनी गाड़ी पे फेंका। शायद पुलिस की तगड़ी नाकेबंदी और मीडिया पर चल रही खबरों से घबराकर बदमाश उसे
मुरैना के काजी बसई गांव के बाहर एक खंडहर में छोड़कर भाग निकले। बच्चा हमको न केवल मिला है बल्कि बच्चे के साथ में हमने सुराग लगाया है कि वो जो अपराधी कौन उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बच्चा तो मिल गया लेकिन आरोपी अब भी फरार हैं। इस घटना ने मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बहुत ही संवेदनशील घटना है। अभी तो बच्चा सकुशल बरामद हुआ है, इसके पीछे कौन आरोपी हैं, किस प्रकार से घटनाक्रम हुआ है, पूरी तह तक जाएंगे। पहले भी इस बच्चे के अपहरण की कोशिश हुई थी। यह अंदेशा भी जताया जा रहा है कि कहीं अपहरणकर्ता इस परिवार को पहले से न जानते रहे हों।